जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो है पिछली कक्षाओं में जो है प्रायद्वीपीय भारत पे जिक्र कर रहे थे। तो प्रायद्वीपीय भारत में हम जो है लगभग अलग-अलग भागों में जो है पढ़ रहे थे, बाँट करके। तो प्रायद्वीपीय भागों को जब पढ़ते वक़्त हमने ध्यान दिया था कि उसके अंतर्गत बहुत सारे पठार हैं। तो अलग-अलग टॉपिक से जब पठारों का ज़िक्र करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने जो है छोटा नागपुर का पठार का ज़िक्र किया था पिछली क्लासों में। तो छोटा नागपुर पठार, लेकिन हम आज जो ज़िक्र करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है दक्कन का पठार। तो यहाँ पे दक्कन का पठार का निर्माण यहाँ पे देखते हैं। दक्कन का पठार मेन रूप से जो है यह लगभग यह 5 लाख यह जो है 5 लाख यह 5 लाख जो है वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल अगर जिक्र करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका? दक्कन के पठार का। यह प्रायद्वीपीय भाग में ही है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी उत्पत्ति का जिक्र करें कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन तक। यहाँ पे देखिएगा उत्पत्ति जो है इसका क्रिटेशियस काल, ये क्या है? क्रिटेशियस काल। तो क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन तक है। कब तक है? इयोसीन तक है। क्रिटेशियस से लेकर के यह क्या है? इयोसीन तक काल तक है। तो यहाँ पे ये काल जो है, यहाँ पे दक्कन का पठार, अब इसकी उत्पत्ति का जिक्र करते हैं। इसकी ये तो काल है क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन तक, ये काल है। लेकिन इसमें उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वालामुखी क्रियाओं का फलस्वरूप। यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी क्रियाओं से यह उत्पन्न हुआ है। कैसे है? लगातार ज्वालामुखी क्रियाओं से दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई है। इसमें लावा की अगर गहराई का जिक्र करें कि लावा की गहराई है कितनी, अगर हम यदि जिक्र करें तो ये प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत आता है दक्कन का पठार। तो ये जो है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखियों में से क्या है? लावा निकलता है। क्या है? लावा। तो ये लावा, तो जो लावा है यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग में भारत के, यहां से ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, प्रायद्वीपीय भाग है। इसके अंतर्गत जो है पठार है। तो ये जो दक्कन का लावा है तो यहाँ पे है। तो इसकी अगर हम यहाँ पे जिक्र करें कि लावा जो है की मोटाई कितनी है, तो लावा की मोटाई जो है वहां पे लगभग 2 किलोमीटर, अर्थात जो है या हम कहें 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी है? 2 किलोमीटर। अर्थात लावा की जो है यहाँ पे गहराई कितनी हो जा रही है? गहराई जो हो जा रही है 2000 मीटर या 2 किलोमीटर के बराबर इसकी जो है दक्कन के पठार की जो है लावा की मोटाई है। अगर हम यहाँ पे बार-बार प्रश्न यहाँ पे पूछता रहता है, तो यहाँ पे लावा जो है दक्कन के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ज्वालामुखी की क्रियाओं के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दक्कन का पठार है, इसको कितने भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे चर्चा करें। तो यहाँ पे 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहला कौन सा है? दक्कन ट्रैप है। क्या है? दक्कन ट्रैप है। हम इसका अलग-अलग से बारी-बारी से इसका देखेंगे कि है क्या। यहाँ पे दूसरा कौन सा है? पहला दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है कर्नाटक का पठार। क्या है? कर्नाटक का पठार। तीसरा यहाँ पे जो है आंध्र का पठार। तीसरा जो है आंध्र का पठार है। आंध्र का पठार जो है किसी बुक में तेलंगाना का पठार दिया होगा, लेकिन हमें आंध्र का पठार का जिक्र करके जो है चर्चा करना ज़्यादा उचित है। आंध्र के पठार जो है, तेलंगाना का पठार जब 2014 में जो है 2014 या 15 में जब यहाँ पे तेलंगाना की उत्पत्ति हुई, तब वहाँ से कई बुकों में जो है तेलंगाना के पठार के नाम से जिक्र है। तो हम यहाँ पे 3 पठार का जिक्र करेंगे दक्कन के पठार को बांट करके। तो पहला जो है दक्कन ट्रैप, दूसरा जो है यहाँ पे जो है कर्नाटक का पठार, तीसरा जो है यहाँ पे आंध्र का पठार। तो इनको बारी बारी से हम जिक्र करते हैं।
तो यहाँ पे पहला जो हम लेते हैं कौन सा, वो दक्कन का ट्रैप, अर्थात दक्कन का पठार। पहला यहाँ पे क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। यहाँ पे पहला देखते हैं दक्कन का पठार। तो इसमें देखते हैं दक्कन के पठार। अब इसकी अवस्थिति क्या है, सबसे ज्यादा यह किससे निर्मित है, इसकी अवस्थिति क्या है, और इसमें पाया क्या जाता है, इसकी नदियां कौन कौन सी है, यही सब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो दक्कन की पठार की अवस्थिति का जिक्र करें तो इसकी अवस्थिति जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है इसकी अवस्थिति, महाराष्ट्र में, इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र में। भारत के मैप में देखिए तो महाराष्ट्र यहाँ पे है, यह एरिया जो है यह गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, और यह क्या है, यमच महाराष्ट्र, और ये दीजिए गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे इसकी अवस्थिति दक्कन के पठार की कहाँ पे है, तो दक्कन के पठार की अवस्थिति जो है वह महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी निर्मित निर्मित कैसे है, दक्कन का पठार जो है यह बना किससे है, तो यह जो इसका निर्माण हुआ है वह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो यह निर्मित किससे है, बेसाल्ट चट्टान से। किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने के कारण, यहाँ से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे काली मृदाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे किस मृदा का, काली मृदा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे काली मृदा का निर्माण होता है या काली मृदा इससे बनती है। अब यहाँ पे काली मृदा बनने के कारण कपास की पैदावार के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। तो यहाँ पे काली मृदा है तो कपास, कपास के लिए यह सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। यहाँ पे कपास की खेती होती है, किसकी, कपास की खेती। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है और काली मृदा से कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है, कपास उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन सबसे ज्यादा कपास जो होता है वह गुजरात में होता है। तो यहाँ पे जो काली मृदा होती है वह जो इसमें जो है कपास की खेती की जाती है। अब यहाँ पे जिक्र करते हैं कि दक्कन के पठार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे दक्कन के पठार में एक है गोदावरी नदी, जो है दक्कन के पठार में कौन सी, गोदावरी नदी। यह गोदावरी नदी जो है अपना अपवाह, गोदावरी नदी का अपवाह, गोदावरी नदी का अपवाह जो यहाँ पे है, अर्थात गोदावरी नदी यहाँ पे दक्कन के पठार से होकर के अपवाहित होती है। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और जो है भारत की सबसे गहरी नदी का जिक्र करें तो गोदावरी नदी का यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमें जो मेन पॉइंट है यह कि गोदावरी नदी का यहाँ पे क्या है, दक्कन के पठार से यह अपवाहित होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दक्कन के पठार में कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो उसका यहाँ पे जिक्र करते हैं कि दक्कन के पठार में पर्वत श्रेणियां क्या है, यहाँ पे पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों का अगर अहमियत जिक्र करें तो यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है और हरिश्चंद है। तो यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे सतमाला है, हरिश्चंद है, हरिश्चंद, यहाँ पे कौन सी श्रेणियां हैं, सतमाला है, हरिश्चंद है, अजंता है, अजंता और बालाघाट, बालाघाट। ये जो है श्रेणियां यहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे, दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में ये पहाड़ियां यहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी, सतमाला, हरिश्चंद, अजंता और बालाघाट की। तो ये यहाँ पे श्रेणियां। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत जो है हम लोग क्या देखें, दक्कन ट्रैप कहिए या इसे दक्कन पठार कहिए, ट्रैप इसे भी कहते हैं और या पठार भी कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत हम लोग इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, देखिए महाराष्ट्र में। और इसका यह निर्माण कैसे हुआ इस चट्टान का, तो बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है और काली मृदा में जो है कपास की अच्छी उत्पादकता होती है। तो यहाँ पे और भी देखिए, गोदावरी नदी का अपवाह होता है,
गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की सर्वाधिक देखें तो दूसरी बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी भारत में गंगा नदी है। और यहाँ पे देखते हैं पर्वत श्रेणियों का यदि हमने जिक्र किया तो यहाँ पे 4 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता और बालाघाट। तो ये यहाँ पे 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। अगला हम जो देखते हैं वो है कर्नाटक का पठार। यहाँ पे अगला कौन सा है? कर्नाटक का पठार। दक्कन ट्रैप के बाद हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कर्नाटक के पठार की। कर्नाटक के पठार का यह क्या है? पश्चिमी घाट का। यहाँ पे हमने जो पिछली क्लासों में जिक्र किया था पश्चिमी घाट, यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। अब इसका विस्तार का यदि जिक्र करें तो कर्नाटक के पठार का जो है, कर्नाटक के पठार का विस्तार जो है पश्चिमी घाट से संलग्न है। तो इसका जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह भारत के मैप पे तो जो पश्चिमी घाट है यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे फिर गोवा, गोवा के बाद फिर ये आता है कर्नाटक। तो ये हिस्सा जो है पश्चिमी घाट का है। यह जल विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो यहाँ पे है पश्चिमी घाट है, तो ये अरब सागर है, अरब सागर के तट पे ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे मैप में जैसा कि हमने दिखाया ब्लैक कलर से, ये जो है पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक या महाराष्ट्र के नीचे इसका अवस्थिति है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट से पूरब, अर्थात जो पहले यहाँ पे पश्चिमी घाट से पूरब अर्थात पश्चिमी घाट से जो है यहाँ पे कर्नाटक का पठार संलग्न है, अर्थात उसके जो है तटवर्ती क्षेत्रों से ही यह जाता है। तो यहाँ पे जब संलग्न होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? इसे जो है मलनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलनाड बोलते हैं। पश्चिमी घाट से संलग्न होने के कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट से संलग्न होने के कारण, इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट से, इसे पश्चिमी घाट से संलग्न होने के कारण इसे मलनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलनाड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट के संलग्न होने के नाते इसे क्या बोलते हैं? इसे मलनाड बोलते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक पर्वत श्रेणी का यदि हम जिक्र करें तो बाबा बुदान के नाम से, कर्नाटक के पठार में सर्वाधिक जो है ऊंची चोटी, तो उसे बाबा बुदान के नाम से सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे सबसे जो है सर्वाधिक ऊंचे पर्वत जो है कौन सा? बाबा बुदान के नाम से, बाबा बुदान के नाम से सर्वाधिक जो है पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। बाबा बुदान सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा? बाबा बुदान सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये बनता है कि पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊंचा है, लेकिन इसमें जो है चोटी सबसे ऊंची कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊंची चोटी ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड जो एटलस होता है उसमें जो दिया है कुंद्रेमुख की चोटी। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड एटलस के अकॉर्डिंग कुंद्रेमुख की चोटी। बाबा बुदान की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र करें तो वो कुंद्रेमुख की चोटी, या किसके अकॉर्डिंग है? ऑक्सफोर्ड एटलस के अकॉर्डिंग। ऑक्सफोर्ड एटलस में यही दिया है, परंतु कुछ बुकों में जो है सबसे ज्यादा मुलनगिरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। कौन सा? मुलनगिरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी देगा तभी एक ही ऑप्शन देगा, या तो कुंद्रेमुख देगा तो कुंद्रेमुख, या तो मुलनगिरी देगा तो जो है मुलनगिरी को आप लोग जो है चयन करिएगा। तो यहाँ पे दोनों ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एटलस में जो दिया गया है वो कुंद्रेमुख की चोटी दिया गया है, और यहाँ पे जो है कई बुकों में मुलनगिरी की चोटी दिया गया है। इन दोनों में से सर्वाधिक ऊंची चोटी है कहाँ पे? बाबा बुदान की सबसे जो है पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंची चोटी का जिक्र करें तो कुंद्रेमुख,
या मुलनगिरी चोटी है। सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ पे माना जाता है। अब हम इसके देखते हैं मलनाड, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि मलनाड का क्षेत्र, जो हमने माना था कि मलनाड की जो एरिया होती है वो पश्चिमी घाट से जो भाग संलग्न होता है उसे मानते हैं। अब मलनाड के भी पूर्व में, पश्चिमी घाट के पूर्व में जो है, अगर हम यहाँ पश्चिमी घाट का जिक्र करें तो इसके पूर्व में मलनाड है, इसके पूर्व में मलनाड है। परंतु इसके पूर्व में यहाँ पे देखते हैं, इसके पूर्व में मैदानी क्षेत्र है जिसे बंगलुरु का पठार कहते हैं। इसके क्षेत्र में मैदानी इलाका है। यहाँ पे देखते हैं, अगर ये कर्नाटक है तो यहाँ पे पश्चिमी घाट ही हो गया, इसके पूर्व में यहाँ पे मलनाड है, और इसके पूर्व में जो है यहाँ पे बंगलुरु का पठार या और मैसूर का पठार इसके जानते हैं। तो मलनाड के पूर्व में क्या है, यहाँ पे बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार, एवं मैसूर का पठार। तो यहाँ पे दो पठार हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जाता है कि मैसूर के पठार में कावेरी नदी का अपवाह है। यहाँ पे देखिए बार बार प्रश्न पूछता है कि किस पठार में, मैसूर का पठार। तो कावेरी नदी का पठार यहाँ पे किसमें है, कावेरी नदी का अपवाह। एक दूसरे से लिंक कर करके अगर जो है पढ़ेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पे जो है मलनाड के पूर्व में कौन कौन से पठार हैं, दो, एक है कौन सा, बेंगलुरु, दूसरा है मैसूर। मैसूर के पठार में कावेरी नदी का अपवाह है। यहाँ पे यह कावेरी नदी है, यह जो है कावेरी नदी का अपवाह कहाँ पे है, मैसूर के पठार में कावेरी नदी का अपवाह है। तो यहाँ पे अब यह है कि इसकी जो संरचना है, यह कर्नाटक का पठार जो है, इसकी संरचना किससे निर्मित है। तो यहाँ पे देखेंगे यह धारवाड़ क्रम की संरचना है। किसकी है, यह जो है धारवाड़ क्रम की संरचना, कौन सी, कर्नाटक, इसकी धारवाड़, धारवाड़ क्रम की संरचना है, धारवाड़ क्रम की संरचना। अब यहाँ पे धारवाड़ क्रम की संरचना से होने के कारण यह जो है खनिज संसाधनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से लिंक करके हमेशा चलती रही। तो यहाँ पे जो है धारवाड़ क्रम है, तो धारवाड़ क्रम की संरचना होने के कारण यह संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए धारवाड़ क्रम के संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसमें पाया क्या जाता है, यहाँ पे खनिज संसाधनों का जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो यहाँ पे संसाधन जो है खनिज संसाधन, तो जिसमें क्या है, खनिज संसाधनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। खनिज संसाधनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, लौह अयस्क पाया जाता है। और लौह अयस्क पाया कहाँ पे जाता है, संसाधनों में क्या है, लौह अयस्क, लौह अयस्क, तो लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये लौह अयस्क जो पाया जाता है वो कहाँ पे है, बाबा बुदान की पहाड़ी, हमने यहाँ पे जिक्र किया था, बाबा बुदान की पहाड़ी सबसे ऊंची पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। तो यह सबसे ज्यादा लौह अयस्क किस पे प्रसिद्ध है, बाबा बुदान के पहाड़ी के क्षेत्र में, बाबा बुदान की पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। कहाँ पे, बाबा बुदान के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यदि आप यहाँ पे नदियों का जिक्र करें, यहाँ पे देखते हैं नदियों का, कर्नाटक के पठार में यदि हम यहाँ पे नदियों का जिक्र करें तो यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पे शरावती नदी, कौन सी है, शरावती नदी। शरावती नदी का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि उस पे बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो गरसोप्पा जलप्रपात। तो यहाँ पे हम नदियों का जिक्र करते हैं। यहाँ पे नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं कर्नाटक के पठार में, नदियाँ कौन कौन सी है, शरावती, शरावती नदी,
और यहाँ पे कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। यहाँ पे कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। शरावती नदी है, कृष्णा है, और यहाँ पे तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी, ये यहाँ पे नदियां हैं। और यहाँ पे क्या है, कर्नाटक पठार में कावेरी नदी। ये इतनी इंपॉर्टेंस नदियां हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं शरावती नदी। यहाँ पे शरावती नदी का हमने यहाँ पे जिक्र किया कि यहाँ पे एक और नदी है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जिक्र करता है, भीमा नदी। यहाँ पे भीमा नदी, यहाँ पे जो है कर्नाटक के पठार में शरावती नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी और भीमा नदी। तो शरावती नदी जो है यहाँ पे देखते हैं, शरावती नदी पे एक जलप्रपात है। क्या है, जलप्रपात। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कौन सा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात किस नदी पे है, शरावती नदी पे है। अब इसे देखते हैं, आप जोग या गरसोप्पा को किस नाम से और भी जानते हैं, इसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किसको, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। अब इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, यह जो है कर्नाटक में है। यहाँ पे एक और जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जलप्रपात का जिक्र कर रहे थे, तो देख लीजिए, कुचकल जलप्रपात। कौन सा है, कुचकल, कुचकल जलप्रपात। कौन सा है, कुचकल जलप्रपात। यह कुचकल जलप्रपात कहाँ पे है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है कुचकल जलप्रपात की, कुचकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर। यहाँ पे क्या है, 455 मीटर जो है कुचकल जलप्रपात की। यह किस नदी पर है कुचकल जलप्रपात, यह जो है कर्नाटक में है, वराही नदी करके। कौन सी नदी, वराही नदी, वराही नदी पर यह है। वराही नदी किस जिले में, यह कुचकल जलप्रपात किस जिले में पड़ता है, यह कर्नाटक के शिमोग जिला है। कर्नाटक का कौन सा, शिमोगा जिला एक है, शिमोग कहीं पे लिखा होगा, शिमोगा। यहाँ पे कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। और यह किस नदी पर है कुचकल जलप्रपात, वराही नदी पे। हमने दो जलप्रपात का जिक्र किया, एक है शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों जलप्रपात जो है कर्नाटक के पठार और कर्नाटक राज्य में ही स्थित हैं। तो ये यहाँ पे इतने थे कर्नाटक के पठार में। हम अगला जो देखते हैं, तीसरा जो है वो है आंध्र का पठार। तीसरा देखते हैं कौन सा, आंध्र का पठार। प्रायद्वीपीय भागों में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पे जो क्या है, पठारों से मिल करके भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग जो है, भूभागों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम अगला जो देखेंगे, जिक्र करेंगे तीसरा, वो कौन सा, आंध्र का पठार। आंध्र का पठार, आंध्र का पठार। यहाँ पे तीसरा जो है आंध्र का पठार, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है रायलसीमा का पठार और दूसरा तेलंगाना का पठार। इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करके यहाँ पे जो है चर्चा करते हैं। एक रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार, और दूसरा तेलंगाना का पठार। इन्हीं दोनों से मिलकर के आंध्र का पठार का निर्माण हुआ है। तो एक यहाँ पे रायलसीमा का पठार, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार। तो यहाँ पे रायलसीमा जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो रायलसीमा है, यहाँ पे लिंक करके देखते हैं, कृष्णा नदी के, कृष्णा नदी के, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। और जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार, ये रायलसीमा का पठार। तो यहाँ पे जो तेलंगाना का पठार है वह क्या है, कृष्णा नदी के उत्तर में है। क्या है, कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। यह क्या है, कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। और रायलसीमा का पठार जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित है।
यहाँ पे। और तेलंगाना का पठार में एक वर्धा नाम की नदी भी अपवाहित होती है। तेलंगाना के पठार में कौन सी इंपॉर्टेंट है? वर्धा नाम की नदी है। कौन सी? वर्धा नदी अपवाहित होती है। कौन सी नदी? वर्धा नदी अपवाहित होती है। इसमें तेलंगाना के पठार में। तेलंगाना का पठार क्या है? कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे देखते हैं कृष्णा नदी के बेसिन के दक्षिण के ऊपरी जो हिस्सा है, यहाँ पे जो कृष्णा नदी है इसकी जो बेसिन है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे जो है ज्यादा पठारी इलाका है। यहाँ पे क्या है? कृष्णा नदी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा वह पठारी क्षेत्र है। कैसा है? पठारी। और जो निचला क्षेत्र है कृष्णा नदी का निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र जो है वह उपजाऊ है। वह क्या है? निचला क्षेत्र जो है उपजाऊ है, अर्थात यहाँ पे कृषि की दृष्टि से ज्यादा सुटेबल उपजाऊ है। और जो ऊपरी क्षेत्र है वह पठारी है। किसका? तेलंगाना के पठार में कृष्णा नदी के जो ऊपरी हिस्सा है वह क्या है? पठारी है। जो निचला क्षेत्र है वह उपजाऊ है। यहाँ पे देखते हैं रायलसीमा का। रायलसीमा की यह क्या है? यह कृष्णा नदी के दक्षिण में इसकी अवस्थिति है। यहाँ पे कुछ जो है पर्वत है। यहाँ पे रायलसीमा, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ जो पर्वत है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक वेलिकोंडा। कौन सा है? वेलिकोंडा। वेलिकोंडा। यहाँ पे कौन सा है? वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई पर्वत। ये यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन सा? वेलिकोंडा, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, और यहाँ पे एक है पालकोंडा। पालकोंडा। इन सभी जो श्रेणियां हम एक वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जब अलग अलग पठार पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से चर्चा कर दे रहे हैं। तो एक बार जो है ये यहाँ पे लिंक करके आप देखिएगा। रायलसीमा का पठार जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में, कहाँ पे है? दक्षिण में। लेकिन तेलंगाना का पठार कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे देखते हैं रायलसीमा में पर्वत श्रेणियां कौन सा? वेलिकोंडा, नल्ला मलाई और यहाँ पे एक है पालकोंडा। ये क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी अवस्थिति है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कर्नाटक के पठार में कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन है, दोनों के बीच में एक बेसिन है। यहाँ पे कृष्णा, कर्नाटक के पठार में कर्नाटक के पठार में कृष्णा, कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी, इन दोनों नदियों के बीच में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में एक बेसिन है। बेसिन, बेसिन वह भूभाग होता है जो दोनों नदियों के जल अववाह क्षेत्र होता है, उसे बेसिन कहते हैं। उस बेसिन में एक जो कोल्लोरी झील है, कौन सी है? कोल्लेरू झील है। कोल्लेरू झील है। यह बहुत इंपॉर्टेंट झील है। कोल्लेरू झील है। यह एक दलदली झील है। यह जो है एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील मानी जाती है। क्या है? कोल्लेरू झील जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी दलदली दलदली झील मानी जाती है। कौन सी? कोल्लेरू झील। यह किस नदियों के बीच में है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में इसकी अवस्थिति है। तो हमने यहाँ पे जैसा कि जिक्र किया था दक्कन के पठार में, तो हमने 3 भागों में डिवाइड करके इसका चर्चा किया। एक दक्कन ट्रैप के बारे में जिक्र किया, और एक कर्नाटक पठार का, और तीसरा जो था वो आंध्र का पठार को। तो हमने यहाँ पे आंध्र के पठार को जो है यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया। एक जो है यहाँ पे तेलंगाना के पठार के जो है डिवाइड करके देखा, और दूसरा रायलसीमा के पठार का। रायलसीमा का पठार जो है वो कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित है, और तेलंगाना का जो पठार है वो कृष्णा नदी के उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पे हमें ये जिक्र किया दक्कन के पठार के बारे में। तो यह जो है सभी पठार मिल करके प्रायद्वीपीय भाग बनाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहाँ पे जिक्र किया।
तो आज के लिए इतना ही। क्लास शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।